हेलो एवरीवन। आज देखने वाले हैं पॉलिटी टॉपिक के, जिसको अपन सिविक्स भी बोलते हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे जो इररिलेवेंट रहेंगे, उनको हम नहीं देखेंगे। जो मेन मेन क्वेश्चन रहेंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में, बस वही देखने वाले हैं। तो इसका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। तो भारतीय किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना? तो संविधान उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है, मतलब कि जिस जैसा वहाँ के नागरिक उस देश को देखना चाहते हैं वो उनके आदर्श होते हैं, जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, रच सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है, किस तरीके की वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक होगी या कुछ और होगी वैसा। मतलब उनका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगा, ये सब राजनीतिक व्यवस्था होगी। और लोकतंत्र में जनता अपने नेता को स्वयं चुन सकती है, ताकि वे सत्ता का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग कर सकें। इन सब के लिए कई की ज़रूरत होती है। किसी देश को, लोकतांत्रिक देश को, संविधान की ज़रूरत होती है। ये वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि बहुत आने की संभावना है। अच्छे से करके जाना इसको। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? जैसे जो नेता हैं जिनको हम चुनते हैं, अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो क्या होता? तो लोकतंत्र में नेता को जनता स्वयं चुनती है, ताकि वे सत्ता का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग कर सके। फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि जो पावर है उनके हाथ में, है ना, सत्ता है, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं तथा शासन में अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपने अनुसार चला सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, ये सब। ठीक है। तो इसीलिए प्रतिनिधियों पर अंकुश रखने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कुछ आयाम दिए हुए हैं, जैसे संघवाद हो गया, शक्तियों का बंटवारा हो गया, और मौलिक अधिकार हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था हो गया। इनके अपने को महत्व लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि संघवाद क्या है, ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट है, इनको ऐसे कैसे बना के लिख देना। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अगर आ जाए मौलिक अधिकार क्या है, ये पूरा लिख दो ऐसा कैसा 2 नंबर 3 नंबर में। इससे अपने बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से वो हो रहे हैं। ये देखो, ये बना दो अगर संसदीय शासन व्यवस्था आ जाए। ठीक है। संघवाद, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संघवाद का महत्व लिखिए, संघवाद क्या है, तो यही अपने को ये सब लिखना है। बढ़िया। देखो, संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें होने से संपूर्ण देश का संचालन सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, इसलिए संघवाद की व्यवस्था की गई है। और सूचियों की व्यवस्था द्वारा, है ना, संघवाद के अंदर विभिन्न स्तर होते हैं, और सरकार को अपने विषयों पर कानून बनाने की आसानी हो सके, तो और उनके विषयों की सूची होती है, जिसके ऊपर जो विभिन्न स्तर की सरकारें अपना कानून बनाती है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का जो बंटवारा है वो 3 अंगों में है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो कानून का संरक्षण करती है ना, या न्याय देती है। अब ये सब इसलिए है ताकि सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके, और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है ना। जैसे न्यायपालिका है, वो देखती है कि विधायिका ने सही कानून बनाया कि नहीं बनाया, कार्यपालिका सही से कानून लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, जिससे सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है। अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए कि शक्तियों का बंटवारा क्या होता है, क्या महत्व है इसका, तो भी अपने को ये सारे दोनों पॉइंट लिख देना है। ऐसे ही अगर मौलिक अधिकार में आ जाए तो भी ऐसे ही लिखना है। मौलिक अधिकार, नागरिकों के लिए न्याय की स्थापना, और देश के नागरिक अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मौलिक अधिकार क्या है, तो ऐसे लिख देना कि ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा किसी देश के नागरिक को दिए हुए होते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। या फिर आप परीक्षा अध्ययन में से भी देख सकते हो, वहाँ पे अगर मौलिक अधिकार क्या है लिखा हुआ हो तो। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से सरकार का चुनाव
मतलब ऐसे लिखना है कि संसदीय शासन व्यवस्था की के अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से सरकार का चुनाव और सरकार के प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है। उन भारतीय राज्यों के नाम लिखे जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से मिलती हैं। तो जो भूटान बांग्लादेश है उससे किस किस की सीमा मिलती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। भूटान की पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके अंदर जो पश्चिम बंगाल है वो तीनों में आएगा। ठीक है। सिक्किम जो है वो भूटान और नेपाल में आएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है नेपाल वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी करने की। हेलो एवरीवन, देखते हैं सिविक्स का चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ, है ना। इसमें क्या है कि विभिन्न जो धर्म होते हैं, है ना, उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनकी सूची बनाना है। तो हिंदू धर्म में इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा आएगा कि विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाई है या फिर विभिन्न धर्मों के क्रियाकलापों की सूची बनाई है। तो हिंदू धर्म में क्या होता है? प्रार्थना करते हैं हम, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं और भजन करते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या होता है? नमाज अदा करते हैं, है ना, ईद का त्यौहार मनाते हैं, ताजिए, जुलूस, ये सब होता है। सिख में प्रभात फेरी होती है, शबद कीर्तन होते हैं। ठीक है। और ईसाई धर्म में प्रार्थना होती है। अब भारत में विभिन्न प्रकार के प्रार्थना, पूजा पाठ आदि से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए कि क्या भारत में धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता है, तो ये पूरी लिस्ट बना के ये 2 लाइन लिख देना सिर्फ लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी? ठीक है। तो किसी नवजात शिशु को मारना मतलब कि उसके जीवन को समाप्त करना, मतलब जीवन का अधिकार क्या होता है? एक मौलिक अधिकार होता है ना। तो अगर किसी धर्म के लोग धर्म में इस प्रकार की कुरीति होगी तो राज्य क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा, कोई देश हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि संविधान के आदर्श और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। शिशु का मारना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, अतः राज्य इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगा। ठीक है। ये जो लास्ट की 3 लाइनें हैं, शिशु का मारना व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, अतः इसे रोकने के लिए राज्य हस्तक्षेप करेगा। अगर पूरा याद नहीं हो तो ये जो लास्ट की 2.5 लाइन है ये लिख देना। अब एक ही धर्म के भीतर विभिन्न दृष्टिकोणों की सूची बनाना है या उदाहरण देना है। तो हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव, मुस्लिम धर्म में शिया सुन्नी, सिख धर्म में केशधारी नामधारी और ईसाई धर्म में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। इतने नहीं लिखना, इतने याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख देना, हिंदू, मुस्लिम और सिख के। अगला देखते हैं। अपने स्कूल की छुट्टियों की वार्षिक कैलेंडर को देखिए और उनमें कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से है। ठीक है। तो वार्षिक कैलेंडर में ऐसे लिख देना है, 2-2, 3-3 लिख देना कि विभिन्न धर्मों से संबंधित वार्षिक कैलेंडर में छुट्टियाँ। मुस्लिम धर्म 2-2 लिख देना। मुस्लिम धर्म में ईद और मुहर्रम की छुट्टी रहती है, हिंदू धर्म में दिवाली, होली की छुट्टी रहती है, सिख धर्म में गुरु नानक जयंती की और ईसाई धर्म में क्रिसमस डे या गुड फ्राइडे की। अब इससे क्या संकेत मिलता है हमको कि भारत वास्तविक अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों को समानता दी गई, मतलब सभी धर्मों के जो त्यौहार हैं या फिर विशेष दिन हैं उन पर छुट्टियाँ दी गई हैं। ठीक है। अब भारतीय राज्य जो है धर्म से फासला रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। ये एक अपने धर्मनिरपेक्षता के ऊपर अगर क्वेश्चन को किसी प्रकार का बनता है तो इसका उत्तर यही लिख देना है। उसे उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय के दिए गए उदाहरणों के अलावा अपनी
जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। तो भारतीय राज्य धर्म में फासला रखता है, इस कथन से तात्पर्य है कि राज्य राज्य जो है उसका कोई धर्म नहीं होगा, है ना, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कि जो भारतीय जो राज्य है किसी पे कोई धर्म नहीं थोपेगा और किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। भारत में सरकारी विद्यालय, थाने आदि स्थानों पर धार्मिक त्योहारों के विशेष दिन छुट्टी रहती है। बस इतना पहला पॉइंट तक कर लेना। नहीं नहीं करना पड़ेगा दूसरा भी। पहला पॉइंट था कि हस्तक्षेप नहीं करता है, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा और किसी के ऊपर कोई धर्म नहीं थोपेगा। पहले पॉइंट में इतना लिख देना, समझा हुआ भी लिखोगे चलेगा। और राज्य जो है हस्तक्षेप भी करेगा भारतीय राज्य। तो अगर जब धर्म के द्वारा जो संविधान है उसके आदर्श और मौलिक अधिकारों का क्या होगा, उल्लंघन होगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा, तब जो राज्य है ना, तब हस्तक्षेप की नीति के आधार पर उसे रोकेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण दे दो, वो शिशु को मारने वाले चैप्टर की दे दो कि अगर किसी धर्म में शिशु को मारने की छूट देता है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन